हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम @डॉक्टर बायोटेक्स्ट है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने अपना भी इंट्रोडक्शन दिया है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेल, व्हाट इज़ सेल, सेल थियरी, सेल को डिस्कवरी किसने किया फर्स्ट टाइम, सेल थियरी किसने प्रपोज किया, दो साइंटिस्ट थे, स्केलेटन एंड स्वॉन। उसके बाद फाइनल शेप एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया, रुडोल्फ वर्च्यो ने। तो ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर तो आप प्लीज़ जाइए, देखिए। यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या नाम है? ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। हम इसमें देखेंगे सेल्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डिस्कशन किया है कि एग्जाम्पल लिया है जैसे कि ओनियन सेल और दूसरा क्या है, ह्यूमन चीक सेल, ठीक है। ह्यूमन चीक सेल, चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल मतलब ये अंदर के पार्ट का सेल, ठीक है। इन दोनों को माइक्रोस्कोप से देखा, इन दोनों सेल को माइक्रोस्कोप से देखा। किससे? माइक्रोस्कोप से, राइट। ये है आपका प्लांट सेल। कैसा सेल है ये? प्लांट सेल। और ये है आपका एनिमल सेल। कैसा है? एनिमल सेल्स, ठीक है। तो अब इस प्लांट सेल्स में इसकी आउटर बाउंड्री यानी जो बाहर जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और इसमें क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, यानी हम उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। हमने ओनियन सेल लिया, हमने ह्यूमन चीक सेल लिया, दोनों को माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें क्या दिखा कि जो प्लांट सेल है उसकी जो बाहर की लेयर है वो सेल वॉल है, और जो एनिमल सेल है उसकी जो बाहर की लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा है, एक नेम लिखा है, डिलिमिटिंग लेयर। डिलिमिटिंग लेयर, ठीक है। डिलिमिटिंग लेयर वो होता है बच्चों जो आउटर बाउंड्री को बनाता है। मतलब दे मेड आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। डिलिमिटिंग लेयर वो होता है जो सेल्स के बाहर की लेयर को बनाता है। मींस ओनियन सेल या प्लांट सेल में डिलिमिटिंग लेयर क्या हो जाएगा? सेल वॉल। एनिमल सेल्स में क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डिलिमिटिंग लेयर इसमें सेल वॉल हो गया और इसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो डिलिमिटिंग लेयर दे मेड अ आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। जो बाहर की बाउंड्री, सेल की बाहर की बाउंड्री को बनाता है उसे हम डिलिमिटिंग लेयर बोलेंगे। तो प्लांट सेल में सेल वॉल हो गया, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन। इतना समझा? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम कुछ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को डिस्कस करेंगे। उन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, ये हो गया यूकैरियोटिक सेल और ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिए। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बच्चों, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन
आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। कैसा है ये? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में आप अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ठीक है, और इस क्रोमोसोम में आपको ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है और लीनियर है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है और लीनियर है। इसी क्रोमोसोम में, इसी डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास होता है। राइट। नेक्स्ट है, इसमें आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि लीनियर है, इसमें न्यूक्लियोलस देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। तो ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल है और कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, अब इस डीएनए में कुछ आरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आरएनए। ठीक है बच्चों, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म और ये हो गया सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म जो खाली जगह है, और ये जो है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये नेक्ड है, नेक्ड डीएनए भी बोलेंगे, नेक्ड डीएनए। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें इस डीएनए की आउटर तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यानी इस न्यूक्लियस के आउटर तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसके लिए हम इसे नेक्ड डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझा आपको? अब इस डीएनए में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि यूज होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। किसमें? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए 2 मीटर लेंथ होता है, तो इतनी छोटी सी स्पेस में डीएनए आना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो इस डीएनए को पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके कुछ कैरेक्टर की बेसिस पे। ठीक है, इनका कुछ कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे हम इनको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियोलस। सेकेंड क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी हम यूकैरियोटिक में बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंट, और इसमें क्या है? एब्सेंट। इसमें क्या है? एब्सेंट, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता और इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें जो डीएनए है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके लिए इसके डीएनए को हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कैसा है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। चलो अभी आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस सबसे वेल डिफाइंड किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। क्या है? प्रेजेंट, और इसमें क्या है? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस समझ में आ गया। थर्ड क्या है? क्रोमोसोम। थर्ड क्या है? क्रोमोसोम। थर्ड क्या है? क्रोमोसोम कैरेक्टर। आप इसमें देख रहे होंगे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके साथ में इसमें क्या क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है और
हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है बच्चों? एसिडिक। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है बच्चों? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। ये सब क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए आपको पता है जेनेटिक मटेरियल है, उसमें आरएनए प्रेजेंट है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है? इसमें भी डीएनए है, इसमें भी आरएनए प्रेजेंट है, बट इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। 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 इसके लिए हम इसके क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं बच्चों? फॉल्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? फॉल्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। फॉल्स क्रोमोसोम्स, या फिर हम न्यूक्लियर और जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। इसके डीएनए को न्यूक्लियर या फिर जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। समझा इतना आपको? ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना चौथा पॉइंट से। चौथा पॉइंट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम्स। मैं आपको वो लिखाऊंगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें एक मेम्ब्रेन होता है। गोल्जी बॉडी, उसमें भी एक मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। माइक्रो बॉडीज हो गए, जिसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है। लाइजोसोम हो गया, लाइजोसोम हो गया जिसमें एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनेले हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनमें बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक स्मॉलेस्ट है, एक स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस? प्रोटीन की सिंथेसिस। इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, और वो क्या काम होता है वहां पे? प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा यूकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, देखो कहाँ पे? एक तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें ATS आपको राइबोसोम दिखेंगे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये एनिमल्स और ये प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें 70S आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। अब ये S का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये S क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है और इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या? इसमें साइटोप्लाज्म में होगा, कैसा होता है? 70S। कैसा होता है? 70S, ठीक है। मैं आपको राइबोसोम डिटेल में बताऊंगा कि S का मतलब क्या होता है, ये 80S क्या है, 70S क्या है। अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि राइबोसोम यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जो कि 70S होता है, ठीक है। तो हम कैरेक्टर के बेस पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को डिफाइन किए। फर्स्ट क्या था? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके लिए वजह से डीएनए को हम न्यूक्लियोइड भी बोलेंगे, क्योंकि ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आपको यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या क्या होगा यूकैरियोटिक में? आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपको हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट दिखेगा, जिसके वजह से हम उसे फॉल्स क्रोमोसोम भी बोलेंगे या फिर न्यूक्लियर और जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके एक मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडी, उसमें एक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होता है, माइक्रोबॉडी में एक और लाइसोसोम में एक। ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। राइबोसोम्स की बात करें तो ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये यूकैरियोटिक में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। यूकैरियोटिक में आपको 80S 70S दोनों दिखेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपको 70S का दिखेगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना अपना समझ में आ गया? आप समझ में आ गया तो कमेंट में देखिए यस, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट रहा आपको तो कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको ये बताया राइबोसोम्स के बारे में, उसको जरा मैं डायग्रामेटिक आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, ध्यान दो, जैसे कि ये सेल हो गया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में बना रहा हूं। आपको पता है इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट, आउटर एंड इनर। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इस आउटर मेम्ब्रेन से निकलता है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या निकलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अराइजेस फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझा? तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और इसमें राइबोसोम्स कैसे होते हैं? ATS। कैसे होते हैं? ATS। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कैसे होते हैं बताओ? कैसे होते हैं? ATS। ठीक है, कैसे होते हैं? ATS। समझा? चलो आगे। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि डबल मेम्ब्रेन है। इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? 70S। और ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ये भी मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपको सिर्फ किस में दिखेंगे? प्लांट सेल में। किस में? प्लांट सेल में दिखेंगे आपको क्लोरोप्लास्ट। और इसमें भी राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S। कैसे होते हैं? 70S। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल। ठीक है, इतना समझा आपको कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म में 80S, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से अराइज हो गया? वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आ गया आपको? अभी आगे आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। चलो बताओ साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म आपको दोनों में देखने को मिलेगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको दोनों में देखने को मिलेगा, यानी एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको सीन बोथ प्लांट, चलो प्लांट और ये छोड़ दो, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, एंड प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि सेमी फ्लूइड रीजन होता है, या फिर हम इसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, आप अगर सेल्स में देखेंगे तो ये जो पूरी खाली जगह है वो साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं, सेमी फ्लूइड रीजन यानी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होती है और यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स का बनना, है ना। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन से प्रोटीन्स का बनना, प्रोटीन सिंथेसिस और सेलुलर एक्टिविटी भी होती है। इस साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो प्लांट सेल्स है या फिर एनिमल सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग स्टेट में होते हैं बच्चों। ठीक है, लिविंग स्टेट में, है ना। जो प्लांट है, एनिमल है या कोई भी सेल्स है, अगर वो सेल्स लिविंग स्टेट है बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सेल्स की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिसके वजह से वो सेल कैसा है, लिविंग स्टेट में होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इससे मैं रफ करता हूँ। ये देखो, ये सेल के खाली जगह होते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ठीक है। देखिए, सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। देखो कैसे होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और दोनों के बीच में डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम्स में, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फंक्शन क्या हो गया, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें, सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि सेंट्रियोल्स का क्या रोल है सेल डिवीजन में, राइट। सेंट्रोजोम्स में दो सेंट्रियोल होते हैं सिलेंड्रिकल, जो कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। समझे। देखिए, एक नोट हैशटैग डाल के लिखिए कि ऑल ऑर्गेनले प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, ऑल ऑर्गेनले प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, बट राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। समझ में आ गया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर विजिबल, क्लियर विजिबल। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं वो आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, मैंने बताया। लेकिन जो राइबोसोम्स है वो आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट राइबोसोम्स ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है प्रेजेंट इन यूकैरियोट। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया, लिविंग स्टेट में होता है बिकॉज ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। सेमी फ्लूइड रीजन है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप। सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोट सेल्स। ठीक है, ये टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होता है जो कि 90 डिग्री पे होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और क्या एक पॉइंट है कि ये मेम्ब्रेन लेस है बच्चों। कैसा है ये, मेम्ब्रेन लेस, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। देखिए, इसके बाजू में कोई मेम्ब्रेन है,
नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम मेम्ब्रेनलेस है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, 2 सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल प्रेजेंट है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ तक अगर कुछ भी आपको नहीं समझा हो तो आप कमेंट में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में कुछ बैक्टीरिया के साइज एंड एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक 0.3 मीटर इन लेंथ, ठीक है। सबसे स्मॉल सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको दिखेगा बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया का कितना होता है? 3 से 5 मीटर इन लेंथ। एवरेज बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया आपको 5 मीटर का भी मिलेगा और 3 मीटर से छोटे भी मिलेंगे। तो एवरेज आपको कितना देखने को मिलेगा? 3 to 5, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल्स होते हैं, जो साइज होते हैं, वो वेरी करते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच सेल, ठीक है। ये आपको एकदम लार्जेस्ट सेल है, मतलब सबसे बड़ा सेल है। लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समथिंग वो 15 सेंटीमीटर, कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दिखेगा इन ह्यूमन सेल आरबीसी 7 मीटर इन लेंथ, इन डायमीटर। और दूसरा जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल, वो एकदम लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिसेलुलर है। कैसे है? यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये क्या है? मल्टी सेलुलर, ठीक है। समझ में आ गया। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो आरबीसी 7 मीटर इन डायमीटर है और नर्व सेल एकदम लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। अब इतना समझा, हम आगे देखेंगे। आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। मैं नोट्स एकदम छोटे छोटे करके आपको दे रहा हूं ताकि आपको फायदा रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेल की साइज होती है, जो शेप होता है, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मैं एक हैशटैग डालता हूँ कि शेप ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। ये हैशटैग है कि जो सेल्स की साइज है, उसकी शेप है, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम नर्व सेल देखते हैं, ठीक है। नर्व सेल देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से समझो उसके क्या है? ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस है। तो ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल आपको पता है ये एकदम लॉन्गेस्ट सेल है इन ह्यूमन सेल, ठीक है। इसका काम क्या होता है? देखो बच्चों, अपने बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, ये जो नर्व सेल है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है? एक दूसरे के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं। जब ट्रांसमिट करना है तो मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? ब्रांचेस होने चाहिए। इसमें क्या होने चाहिए? ब्रांचेस। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसके वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो फटक से वो एक दूसरे में ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी, जो कि इमेच्योर में वो राउंड होते हैं, मेच्योर होने के बाद वो बाइकॉन्केव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बाइकॉन्केव, ठीक है। ये आरबीसी है, वो राउंड भी होते हैं इमेच्योर में और बाइकॉन्केव भी होते हैं। बाइकॉन्केव कैसे?
अगर समझो इनको क्या करना रहता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आर्टरी वो इसमें से फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जब ये अगर बाइकॉन्केव शेप में होंगे तो वो इजीली इसमें क्या हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्या है, WBC। WBC एक अमीबॉइड शेप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, अमीबॉइड शेप, है ना। ये हो गया WBC, कैसे होते हैं, अमीबॉइड शेप। क्यों, क्योंकि WBC का काम क्या होता है, जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं उनको इंगल्फ करना, उनका फैगोसाइटोसिस करना। अगर वो अमीबॉइड शेप्स के होंगे तो वो इजीली बाहर के बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, इंगल्फ कर सकते हैं और फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स देखेंगे आप तो ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ट्रैकिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जाइलम में। कहाँ में, जाइलम में। ठीक है, जाइलम में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स में होता है बच्चों। ये ऐसे इलोंगेटेड क्यों होता है, क्योंकि इन्हें जो वाटर कंडक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ता है। अगर ये गोले होते हैं या फिर सिलेंड्रिकल होते हैं तो क्या वो इस H2O का कंडक्शन कर पाते हैं, नहीं। तो इसके लिए इसका फंक्शन क्या है, H2O कंडक्शन। इसके लिए ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, इलोंगेटेड। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा होगा आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे, मीजोफिल सेल। कौन से सेल है ये, मीजोफिल सेल, जो कि आपके लीव्स में मिलेंगे यानी प्लांट्स में। और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या काम होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस। तो हम बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू भी कि जो सेल का साइज और शेप है वो उसके फंक्शन के थ्रू वेरी करता है, जैसे कि नर्व सेल्स, RBC, WBC, ट्रैकिड्स एंड मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो हमने लिखा कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग देयर फंक्शन। हमने एक और पॉइंट लिखा था राइबोसोम्स, जो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये भी हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब लिखते जाओ आप लोग के लिए बेनिफिट है। ये सब मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ओवरव्यू ऑफ सेल्स हो गया हमारे। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। ठीक है, ये इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसमें जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल है लेकिन सर्कुलर है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली इसमें होता है। इसमें एग्जांपल हम ले लें, क्या होगा, बैक्टीरिया, है ना, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूगो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ एक टाइप में, आप पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा ही है वो, ठीक है, लेकिन बुक में हमें डिस्टिंग्विश करके दिया है पीपीएलओ, तो हम उसे पीपीएलओ की तरह पढ़ेंगे। तो पीपीएलओ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पीपीएलओ भी एक सेम टाइप्स का माइकोप्लाज्मा है। वो कहाँ से डिराइव हुआ वो थोड़ा हम देख लेते हैं। पीपीएलओ डिराइव हुआ कैटल से। ठीक है, कैटल के कहाँ से, लंग से। कहाँ से, लंग से। अगर आप लंग्स देखेंगे ह्यूमन का या फिर एनिमल्स का, तो लंग्स के बाहर ऐसे दो प्लूरा होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरा। ठीक है, ये आउटर प्लूरा, ये इनर प्लूरा। इसके बीच में होता है प्लूरल स्पेस। क्या होता है, प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, है ना। क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। तो लंग्स में जो इनका प्लूरल फ्लूइड है, उस प्लूरल फ्लूइड से ये क्या हुआ है, आइसोलेट किया गया है। इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया गया है। तो जब प्लूरल फ्लूइड
को आइसोलेट किया तो हमें PPLO दिखा, PPLO जो कि क्या कॉज कर रहा था, निमोनिया। क्या कॉज कर रहा था, निमोनिया, कॉज निमोनिया डिसीज, कॉज निमोनिया डिसीज। तो PPLO कहाँ से आया, कैटल के लंग्स से। कैटल के लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होता है, जब उसे हम आइसोलेट किए तो पता चला कि ये एक माइकोप्लाज्मा जैसा ही ऑर्गेनिजम्स है जो कि कैटल को निमोनिया कॉज कर रहा था। ठीक है, इतना समझ गए आप। ठीक है, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, PPLO डिराइव हुआ या फिर आइसोलेट हुआ प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम द कैटल लंग्स। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ये स्मॉल होते हैं और मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। समझे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके कंपेयर में प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे फास्ट मल्टीप्लाई होता है और ये स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल। ठीक है, अब इसके बेस पे जो बैक्टीरिया है वो 4 टाइप्स में होते हैं। 4 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फर्स्ट होते हैं कैसे, फर्स्ट होते हैं कोकस, सेकेंड होता है विब्रियो, थर्ड होता है बैसिलस, है ना, बैसिलस, फोर्थ होता है स्फेरिकल। ठीक है, ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे इन प्रोकैरियोटिक में। कोकस मतलब राउंड, कोकस कैसे होते हैं, राउंड। ठीक है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ऐसे होते हैं, कॉमा शेप। ठीक है, बैसिलस मतलब रॉड लाइक, कैसे, रॉड लाइक शेप। सबसे कॉमन बैक्टीरिया ऐसे ही मिलेंगे आपको। आप जितने भी बैक्टीरिया देखेंगे सबसे कॉमन बैक्टीरिया आपको रॉड लाइक ही दिखेंगे, यानी वो बैसिलस ही दिखेगा। नेक्स्ट है स्फेरिकल यानी स्पाइरल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कैसे उसके जो साइज और शेप है वो भी डिफरेंट है, वो भी कैसे मिलेंगे, उसके फंक्शन के टू वेरी करेंगे। ठीक है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके शेप होंगे, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया के ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम होगा, लेकिन उसका जो शेप होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो वेरी करेगा। कुछ बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के थ्रू हेल्प करेंगे, है ना। तो बैक्टीरिया के जो फंक्शन, शेप, साइज है वो वेरी करेंगे, बट उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेम होगा। लाइक उनमें जो सेल वॉल होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, उनमें जो DNA होगा, है ना, उनमें जो प्लाज्मिड होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, वो सब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा, लेकिन जो उनके शेप होंगे, उनके साइज होंगे, उनके जो फंक्शन होंगे वो वेरी करता है। ठीक है, इतना समझे आप। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को डिफरेंशिएट किया कुछ पॉइंट्स में, कुछ सेल्स के बारे में देखा, कुछ सेल्स जो शेप एंड साइज है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, एग्जाम्पल देखा। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने चालू किया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ एग्जाम्पल देखा और बैक्टीरिया के 4 टाइप्स देखे। ठीक है, और ये बताया हमने कि जो बैक्टीरिया के सेल्स के जो शेप और साइज होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उनके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सेम होते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आज कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अभी शुरू कर लिए हैं चैप्टर्स। अब हम पूरे 1 साल में आपको नीट के 11, 12 सब कंप्लीट कर देंगे। नीट के बेसिस पे मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन महाराष्ट्र के बुक से भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है @Dr. Biotext और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। मैं अब यहाँ तक जो पढ़ाया हूँ इसके बाद आपको NCERT रीडिंग भी देते चलूँगा। ठीक है, ये हम फॉलो करते रहेंगे, अल्टरनेट डे पे आपको वीडियो लेक्चर भेजते रहेंगे, NCERT रीडिंग करवाते रहेंगे और एक एक हफ्ते में कुछ ना 20 या 30 MCQ जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ वहाँ तक आपको देते रहूँगा।
ठीक है, थैंक यू, बाय।